फोन दिल्ली से था। मिस्टर वीरेंद्र अभय रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। मैं उनका सीनियर बोल रहा हूँ। वीरेंद्र के स्याह होते चेहरे को देख रेणुका समझ गई कि कुछ अनहोनी सूचना है। खैरियत तो है। वक्त था तेज चीख मारकर जड़ हो जाने का, पर वीरेंद्र ने दुख कम विक्षोभ अधिक व्यक्त किया। खैरियत पूछती हो तो अभय रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। नीलिमा ने कलह की होगी। अभय तनाव में घर से चले होंगे, स्पीड कंट्रोल न कर सके होंगे। नीलिमा का क्या हाल होगा। सोच रही होगी कि अभय घायल क्यों हुए, मर क्यों नहीं गए। नापसंद पति से तो छुट्टी मिलती। 10 साल होने को आए, उसने उस भले आदमी को जीने ना दिया। हमें अभी वहां जाना होगा। 10 साल, पूरा 1 दशक। नीलिमा कुणाल से शादी कर कुल मर्यादा पर बट्टा लगाए। इससे पहले वीरेंद्र ने अभय का बंदोबस्त कर लिया था। रेणुका को आपत्ति थी। नीलिमा को संभालने के लिए थोड़ा वक्त दो, तब तक तो लड़की उसके साथ भागकर पता नहीं कहाँ पहुंचेगी। विवाह वेदी पर थी सर झुकाए नीलिमा, और गर्व भरा सम्मोही सा अभय। अग्निकुंड में नीलिमा के सपने, कल्पनाएं, इच्छा और अनुभूतियां धुआं धुआं हो रही थीं, और अभय का उत्साह परवान चढ़ रहा था। उसने हनीमून के लिए सिंगापुर का पैकेज बुक किया था। सिंगापुर की रौनक और रोशनी में दाम्पत्य की चमकीली गाथा लिखने को आतुर, अनुरक्त अभय और विरक्त नीलिमा। उसके व्यवहार से अभय ऊब जाए, त्रस्त हो जाए और भड़क कर कह दे, तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, और वह कुणाल के पास चलते। क्या मैं खुश नहीं हूँ? पूछकर आप मुझे दर्द दे रहे हैं। सुनिए, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आपसे पहले कुणाल मेरी जिंदगी में आ चुका है। पर अभय की तबीयत को क्या कहिए, इतना स्पष्ट सुनकर भी नहीं भड़का। होता है नीलिमा, प्रेम कब किससे हो जाए कोई नहीं जानता। थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं कि इसे भी किसी से इश्क हो और उससे शादी न कर सका हो। ऐसा है तो उसकी और मेरी महत्वाकांक्षा और लक्ष्य एक ही है। यह अच्छा मौका होगा जब यह अपनी दिलरुबा के पास रवाना हो जाए और मैं कुणाल के पास। नीलिमा ने बड़ी उम्मीद से पूछा, आपको कभी किसी से प्रेम हुआ है? अपनी सूरत ही नहीं ऐसी, मुझसे भला कौन इश्क करेगी? मैं आपका हाल पूछ रही हूँ। मैं तुम पर मर मिटा हूँ। मेरी वास्तविकता जानकर राय बदल दें, कोई चांस नहीं। तब मुझसे तुम्हारा कोई कमिटमेंट नहीं था। तुम कुणाल से प्रेम करने के लिए आज़ाद थीं, उससे शादी करने के लिए भी कानूनी तौर पर आज़ाद थीं, पर शायद हिम्मत न कर सकी। तो आपको बुरा नहीं लगा? मुझे किसी ने कहा है उन बातों पर ध्यान दो जो सुख देती हैं। तो मुझे खूबसूरत पत्नी मिली है, मुझे अच्छा लगा। इतनी उपेक्षा और तिरस्कार के बाद भी यह बुरे चेहरे वाला आदमी धन्य हुआ जाता है कि खूबसूरत पत्नी मिली है। इस अभिव्यक्ति को नीलिमा ने हादसे की तरह देखा। नीलिमा के असमंजस खत्म न होते थे। अभय के साथ रहने की आदत नहीं डाल पा रही थी, और जिस घर में उसने इतने बरस गुजारे थे वहां जाना नहीं चाहती थी। वह बार बार मायके जाने की जिद ठान लेती थी, तो इसलिए कि अभय भड़क जाए, पर ऐसा न हो पाता। नीलिमा का बार बार आना वीरेंद्र को अनुचित लगता था। रेणुका, मुझे लगता है नीलिमा सामंजस्य नहीं बना पा रही है, कोशिश कर रही है। यदि वह शादी से साफ मना कर देती या भाग जाती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। अनिच्छा से ही सही, उसने हमारा मान रखा तो हमें उसे सहानुभूति देनी होगी। तो तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए आती है। समझाओ लड़की को कि अभय की भावनाओं की कद्र करे। हमने नीलिमा की भावनाओं की कद्र की। मैंने तब कहा था और फिर कहती हूँ, उसे थोड़ा वक्त दो। तब तक यदि शादी टूट गई, तलाक हो गया तो मेरी पोजीशन मिट्टी में और नीलिमा ठीक सामने थी। पोजीशन? पापा, मुझे विदा कर आपने अपनी पोजीशन बचा ली ना? कभी सोचा है वहां रहते हुए मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ? नापसंद आदमी के साथ रहने का उपक्रम कैसे करती हूँ? आपको मेरे घाव तब ना दिखे थे, ना अब दिखेंगे। मेरे आने से आपकी पोजीशन बिगड़ती है तो अब नहीं आऊंगी। नीलिमा लौट गई। सामने कोई लक्ष्य नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, प्रयोजन नहीं। दिन भर निष्क्रिय पड़ी अभय को कोसती रही। अभय फिक्रमंद रहता, किसी दिन ऐसा न हो जाए कि वह शाम को घर आए और नीलिमा जा चुकी हो। वह ऑफिस से 2-3 बार फोन करता, जिस दिन अभय को घर लौटने में देर होती। नीलिमा कामना करने लगी एक्सीडेंट हो गया हो। माता पिता को सुना दूंगी, कुंडली मिलाकर कमाऊ देखकर बड़ा सोच विचार कर तुम लोगों ने जो खबीज चुना था, लो वह मर गया। मैं आजाद हुई। कुणाल अब भी मेरे इंतजार में है। उसे यह हद दर्जे का विचार न डराता था, न शर्म से भरता था। बल्कि अभय जब कहता, मुझे लौटने में देर हुई, तुम्हें फिक्र हो रही होगी, तब नीलिमा निर्ममता से कह देती, नहीं हुई,
अभय शांत बना रहता। नीलिमा की तुनक बढ़ जाती। यह भड़कता क्यों नहीं, हंगामा क्यों नहीं करता? जब देखो तब सरेंडर। क्या इसमें मेल ईगो, स्वाभिमान, आत्मसम्मान जैसा भाव नहीं है? अभय में सारे भाव थे, पर वह हौसला नहीं खोना चाहता था। नीलिमा MSc IT जैसी डिग्री को क्या बेकार करोगी? मैंने एक इंस्टीट्यूट में बात की है, रिसर्च कर डालो। इस तरह उदास बैठी रहोगी तो मानसिक तौर पर बीमार हो जाओगी। पहली बार हुआ जब नीलिमा को अभय का प्रस्ताव किसी लायक लगा। उसे ख्याल आ गया कि वह PhD करना चाहती थी। PhD में मेरी रुचि है। संस्थान जाते हुए नीलिमा दिनों बाद रुचि से तैयार हुई। याद आया ब्रांडेड वस्त्र कभी उसकी कमजोरी होते थे, लेकिन शादी के बाद उसने कपड़ों की अलमारी में बंद कर दिया। संस्थान जाते हुए नीलिमा को लगता उसके पुराने दिन लौट आए हैं, जब वह कॉलेज की रौनक हुआ करती थी। अभय ने अपने प्रभाव और संपर्क से उसे नामी संस्थान में अवसर दिला दिया। इसीलिए आभार स्वरूप वह अभय से संस्थान की कुछ बातें कर लेती, कभी कभी उसके काम के बारे में पूछ लेती। अभय को लगा एक दिन वह नीलिमा का दिल जीत लेगा। वह उत्साहित हो जाता। थक गई? चलो आज बाहर खाना खाते हैं। चलो मैं किचन में मदद करता हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा। आज मूवी देखेंगे, आज शॉपिंग, मेरी छुट्टी है, तुम्हें इंस्टीट्यूट से ले लूंगा। अभय जब संस्थान पहुंचा, परिसर में कुछ शोध विद्यार्थियों के साथ खड़ी नीलिमा हंस रही थी। हंसते हुए यह कितनी ताज़ा और तनाव मुक्त लग रही है। घर में नहीं हंसती, कारण मैं हूँ, मेरा बेचारा सा चेहरा और इसका परी जैसा। शादी तय होने के बाद मैंने जब भी इससे फ़ोन पर बात की, यह उत्साह प्रदर्शन नहीं करती थी। खूबसूरत पत्नी मिलने की मौज ऐसी रही कि उसके निरुत्साह को मैं समझ कर भी नहीं समझ पाया। नहीं समझा कि मेरी पर्सनैलिटी उसके उत्साह को खत्म कर देगी। इसके साथ अन्याय हुआ है। इधर नीलिमा की नज़र अभय पर पड़ी तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गया। समूह से विदा लेकर उसके पास आई। कब आए? हंसते हुए अच्छी लगती हो। क्यों आए? मैं आ जाती। तुम्हें हंसते हुए देखने की तमन्ना थी तो आ गया। अरे बाबा भूल गई, शॉपिंग। नीलिमा अभय के साथ भव्य प्रतिष्ठान में थी। नीलिमा, यहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं, ले लो जो चाहिए। कलेक्शन लुभा रहा था। झिझकते हुए ही सही, नीलिमा ने 4 सलवार सूट ले लिए। घर आकर कपड़ों को उलटती पलटती रही। अभय उसकी प्रफुल्ल छवि को निहारता रहा। जानता हूँ तुम्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई कपड़ों को लेकर, पर तुम्हें खुश देखना अच्छा लग रहा है। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिन्हें पाने के जतन करने चाहिए। उम्र वापस नहीं लौटती। जो उमंग 16 साल की उम्र में रही होगी, उसे तुम 27 साल की उम्र में महसूस नहीं करती होगी। हर उम्र का एहसास और कल्पनाएं अलग होती हैं, जिन्हें फिर नहीं पाया जा सकता। जिंदगी को लेकर सजगता और सावधानी न बरती जाए तो जिंदगी अपना अर्थ खो देती है, और प्रयोजन भी। माना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, पर इन कपड़ों को क्यों सजा देती हो? या पीला सूट पहनकर दिखाओ। यह शायद पहली बार ही था जब नीलिमा ने स्थिति को दूसरी नज़र से लक्ष्य किया। तो अभय को बोध है मैं इसे पसंद नहीं करती, तो यह कैसा महसूस करता होगा। और जब शादी को 3 साल हो रहे हैं, तब भी मैं स्थिति को पहचानने, समझने व संभालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। यदि मैं अब इससे मुक्ति चाहूँ तो यह मुक्ति वैसी न होगी जैसी 3 साल पहले होती। 3 साल का फासला वैसे तो बड़ा नहीं है, पर विवाह जैसे संदर्भ में बड़ा है। जिस आस्था और प्रतिबद्धता को लेकर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, वे 3 साल पुरानी हो चुकी हैं। बड़ा फर्क आया है या कि कुणाल की शादी हो चुकी है। फर्क यह है कि मुझे इस घर में रहने की आदत हो गई है। फर्क यह है कि अब अभय के मर जाने जैसी कामना भयभीत न करे, पर अमानवीय लगती है। कभी कभी होता यह है कि हम परिस्थिति को नहीं संभालते, बल्कि परिस्थिति हमें संभाल लेती है। शिशु की आहट परिस्थिति का दिशा निर्देश थी। अभय खुश था। नीलिमा, बेटी हो तो तुम्हारी तरह खूबसूरत हो, बेटा हो तो उसकी शक्ल मेरी जैसी ना हो, वरना तुम जिधर देखोगी मेरी ही शक्ल नजर आएगी। हाँ नहीं। खंडन मंडन के बीच नीलिमा ने अंदर की आवाज सुनी। भगवान ने अभय को सुंदर नहीं बनाया तो अभय का क्या दोष? इससे मेरी शादी हुई, यह इसका दोष नहीं है। यह मुझे बलात् भगाकर नहीं लाया है, भरे समाज में फेरे लिए हैं। यदि मुझसे कुछ उम्मीद करता है तो यह इसका अधिकार है, बल्कि उम्मीद नहीं करता। मेरी क्या उम्मीदें हैं इस फिक्र में रहता है, तो मैं इसे स्वीकारोक्ति क्यों नहीं देती? यह सामने नहीं होता तब इससे सहानुभूति होती है, सामने होता है तब लगता है तालमेल सही रखने की दिन भर जो तैयारी की थी बेकार हुई। असमंजस खत्म क्यों नहीं होते? जेनी के जन्म पर रेणुका आ गई थी। रेणुका ने नीलिमा के असमंजस भांप लिए। नीलिमा, अब अभय की ही नहीं, ये बच्ची भी तुम्हारे साथ जुड़ गई है। यही तुम्हारा परिवार है।
दूसरा विकल्प नहीं है। हो भी तो उस विकल्प को अपनाने में तुम्हें सामाजिक, मानसिक व पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भीतर कुछ दरकेगा। अभय इतने भले हैं कि ममता होती है। तुम अपनी बौखलाहट को नियंत्रित करो। बाहर से कुछ दिखूं, भीतर से कुछ रहूं, यह हुनर मुझ में नहीं है। मेरी किस्मत खराब है, मैं सुखी नहीं रह सकती हो यदि अभय की अच्छी बातों, अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करो। माँ, तुम्हारे विधान भी। मैं अच्छी आदतों वाले तुम्हारे दामाद को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करना चाहती। कुछ कोशिशें ऐसी होती हैं जिनका होना हम नहीं जान पाते। इसीलिए नीलिमा नहीं जान पाई कि वह क्या कोशिश कर रही है। नीलिमा और अभय किसी वैवाहिक समारोह से देर से लौटे थे। रात 1 बजे अभय को उल्टियाँ होने लगी थीं। वह अस्त व्यस्त था, फिर भी पूछा था, नीलिमा, वही खाना तुमने भी खाया, तुम ठीक हो ना? हाँ। और यही वक्त था जब नीलिमा को अभय की ज़रूरत का एहसास हुआ। इसमें कुछ ज़रूरी गुण हैं। माँ ठीक कहती हैं। अभय की अच्छी आदतों, अच्छे स्वभाव, अच्छी बातों पर ध्यान दो। IITN फ्रॉम खड़गपुर, 13 लाख का पैकेज, सुसंस्थापित कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, छोटी बात नहीं है। इसकी नैतिकता, विचारधारा व संयम छोटी बात नहीं है। बड़ी बात यह है, जिस सामाजिक भय के कारण मैं कुणाल से शादी नहीं कर सकी, वह भय मेरे भीतर से नहीं गया है। इसीलिए इस व्यक्ति, परिवार व संसार को छोड़ नहीं सकूंगी। छोड़ते हुए भीतर कुछ दरकेगा। अब जेनी 6 माह की रेनी भी मेरे जीवन का हिस्सा है। कहा जाता है वात्सल्य भाव इतना प्रबल होता है कि बच्चों को ममता देते देते स्त्री हर किसी के लिए ममतामयी हो जाती है। मैं कितनी निर्ममता से अभय के मर जाने की कामना करती रही हूँ। अब वह कल्पना डराती है। यह न होगा तो जिंदगी में बहुत कुछ न होगा। मैं इसे अब भी बहुत पसंद नहीं करती, पर यह तो खुद को पसंद करता होगा। जेनी रेनी तो इसे बहुत पसंद करती हैं। इसकी माँ और बहनों को तो यह अच्छा ही नहीं, खूबसूरत भी लगता है। तो जिए माँ का बेटा, 5 बहनों का भाई, बच्चियों का पिता। नीलिमा अनायास भगवान के सामने थी। ईश्वर अभय सक्रिय और सेहतमंद रहे। जब मैं इन्हें स्वीकृति देने लगी हूँ, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। स्वीकृति कितने प्रतिशत? यही खुलासा होना था सिंगापुर में। नीलिमा के आंदोलन को नरम कर देना अभय की कामयाबी थी। पूछा था, नीलिमा, इतना तो मैं जान गया हूँ कि अस्वीकार करते करते तुम मुझे स्वीकार करने लगी हो। बताओ मुझे कितने प्रतिशत स्वीकारोक्ति मिलेगी? तुम अनुमान लगाओ। 50%, 100% क्यों नहीं? 100% स्वीकृत कहीं नहीं होती। इसीलिए होते हैं मतभेद, वैमनस्य, टकराव, अभाव। नीलिमा, इसी का नाम जिंदगी है। हाँ, स्वीकृति का मसला उलझा हुआ है। स्वीकृति का प्रतिशत जानना चाहते हो तो एक बार फिर सिंगापुर चलना होगा। यद्यपि वह जो वाहियात से शुरुआत मैंने वहीं की थी, उसे याद कर मुझे शर्म आती है, फिर भी वहाँ जाना चाहती हूँ। यह अनुभव पहला नहीं होगा। पहले अनुभव को मैंने ज़ाया कर दिया, फिर भी जाना चाहती हूँ। तुम ठीक कहते हो, उम्र लौटती नहीं, इसीलिए उसे भरपूर जी लेना चाहिए। प्रासंगिक क्षण थे वो। अभय ने नीलिमा को प्यार से देखा। इसके साथ जो भी विरोध रहे, आत्म प्रताड़ना से यह भी गुजरी है। अपने आप से संघर्ष करती रही है। इसके सामने असहनीय परिस्थिति थी, पर पलायन नहीं किया। इसी बात पर गुलाम का सलाम कबूल लीजिए। सिंगापुर का प्रस्ताव अच्छा है। एक अच्छे प्रस्ताव को निष्फल कर देने के लिए थोड़े से अपशब्द क्षण पर्याप्त होते हैं। अभय सुबह ऑफिस के लिए निकला था, पर लौटा नहीं। कार जिसकी देखभाल वह खुद से अधिक करता था, पिचक डरावनी हो गई थी। ड्राइव कर रहे अभय का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। स्तब्ध नीलिमा दृश्य होकर भी दृश्य में नहीं थी। नहीं जानती बच्चियों को किसने संभाला, अभय का शव कैसे घर लाया गया, किसने परिजनों को सूचना दी, कैसे दिन बीते, कैसी रातें बीती। नहीं जानती माँ और पिताजी कब आए, किसने उसे कमरे में पहुंचाया। रेणुका 30 घंटे के सफर में घायल अभय की सेहत के लिए निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पहुंचकर पता चला वे इस संसार को छोड़कर जा चुके अभय के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह वक्त था तेज चीख मारकर जड़ हो जाने का, पर रेणुका का जी चाहा नीलिमा को झंझोट डाले। तो नापसंद आदमी चला गया तुम्हारी जिंदगी से, चुन लो जिसे चुनना है। पर नीलिमा जिस तरह करुण और निरुपाय होकर रो रही थी, वह देख रेणुका आकुल हो गई। जब अभय के न रहने का विचार डराता नहीं था, तब वे थे, पर जब यह विचार डराने लगा, तब नहीं है। मैं जिसे पसंद करने लगती हूँ वही छूट जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है माँ? नीलिमा के रूपांतरण को देख रेणुका साहस खो रही थी। वीरेंद्र अवाक थे। वे जानते थे नीलिमा प्रदर्शन के लिए या किसी बाहरी प्रभाव के कारण नहीं रोती।
तभी रोती है जब उसे भीतर से रोना आता है। वह वास्तविक और सच्ची रुलाई थी जिसका थमना आसान नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।